चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट मिनट। क्या आप सभी लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? चैप्टर बोले लैपटॉप पे स्क्रीन पे अभी नहीं देख पा रहे हैं? नो सर। यस सर, अभी आ गए। आ गई? यस सर। हाँ, तो हम सीधे सीधे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन में आपने जो किया था, कई बच्चों ने मुझे अपने सॉल्यूशंस के पीडीएफ बना के भेजे। कई लोगों ने अभी ऐसा वो नहीं कर पाए, लेकिन आज कोशिश करेंगे कि अगर आपको कोई डाउट रहा था आज वो पूछ लीजिए। अगर आप किसी कारण से नहीं कर पाए, वो कोई ऐसा डाउट था, कोई ऐसी समस्या थी, तो अभी आप पूछ लीजिए कि हम इस वजह से नहीं कर सके। जस्ट मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो था, क्वेश्चन नंबर 4 तक तो मैंने करा दिए थे क्लास में। क्वेश्चन नंबर 5 जो था, इसमें पहला जो सब पॉइंट था, लगभग सभी लोगों ने सही किया है। पहले पॉइंट में आपको डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, टू मशीन, टू बिल्डिंग एंड टू मोटर लॉरी, ये करना है। और इनकी रिस्पेक्टिव अमाउंट आपको संबंधित एसेट्स के सामने लिखनी है, और जो टोटल आएगा वो डिप्रिसिएशन के आगे लिख लेना है। और इतना लिखना है नरेशन में, फॉर डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन वेरियस एसेट्स। ठीक है, ये एक ही एंट्री करनी है। इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री अभी नहीं भी करेंगे तो चलेगा, मतलब कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्पेशली इन्होंने नहीं कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री कीजिए। अगर करनी ही पड़े तो आपको पता है कि यही डिप्रिसिएशन जो डेबिट हुई है ये क्रेडिट हो जाएगी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लेकिन अभी वो एंट्री यहाँ करनी नहीं है। मैंने ग्रुप पे भी ये एंट्री बताई थी, सताक्षी ने पूछा था, तो ग्रुप पर भी मैंने बताया था। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो आप वहां से देख लीजिएगा एक बार। फिलहाल आपको अभी केवल डिप्रिसिएशन की एंट्री इसमें करनी है। फिर बी पार्ट की अगर बात करें, पूंजी खाते का शेष 24,000 है, इस पे 4% आप ब्याज निकालेंगे। जितना भी ब्याज आएगा वह ब्याज आप लगाएंगे, और सिंपल सी एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें भी ट्रांसफर की एंट्री आपको नहीं करनी है। क्लियर? ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक बच्चों में, किसी में से किसी को? अगर कर चुके हैं ट्रांसफर की एंट्री तो टेंशन नहीं लेनी है, फिर तो अच्छा कर लिया आपने, अपने वो एंट्री भी कर ली है जो अगर आप नहीं भी करते तो ही आपको पूरे नंबर मिलते। आपने कर लिया है तो अच्छा। ट्रांसफर की एंट्री अगर आप जानना चाहें क्या होगा तो बताइए, इस वाले में, बी वाले में ट्रांसफर की एंट्री क्या होती है, किसको आता है? बोलें। सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। हाँ बिल्कुल सही है। अब चलो सी की बात करते हैं। सी वाले में कई बच्चों ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। एक चीज जानिए, जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो एंड डेट पे होती हैं, साल के एकदम आखिर में एडजस्टमेंट करनी होती है। तो आखिर कौन सा डेट है? 31 दिसंबर। तो भले इसमें जो ब्याज का कैलकुलेशन आप करेंगे वो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन का करेंगे, क्योंकि आपने 200 रुपये 1 अप्रैल को निकाला है तो ये 9 महीने का समय है। 1 जुलाई से 31 दिसंबर 400 रुपये निकाले हैं, ये 6 महीने का समय होगा। और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक ये 3 महीने का समय होगा, 300 रुपये के लिए। इनका अलग अलग आप इंटरेस्ट पहले निकाल लीजिए, फिर उसको जोड़ लीजिए, और 31 दिसंबर को एक सिंगल एंट्री आप पास करेंगे। ये कल मैं बता रहा था, लेकिन मैं इसे एक्सप्रेसली कहना भूल गया कि सिंगल एंट्री ही होगी 31 दिसंबर को, क्योंकि एडजस्टमेंट आप साल के आखिर में ही करते हैं। एडजस्टमेंट आप अलग अलग डेट में थोड़ी करेंगे। जिस डेट में आप आहरण करेंगे उसी डेट में ब्याज नहीं लगाने लगेंगे। ब्याज तो आप बिल्कुल आखिर में लगाएंगे 31 दिसंबर को। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी ये तो आपको पता है। बस इतना जानिए कि इतना भी तीनों अमाउंट पे आप अलग अलग इंटरेस्ट निकालेंगे, जोड़ लेंगे, और उससे एक सिंगल एंट्री करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? सर, नो सर। ये एंट्री आपको यहाँ पे कर लेनी है। ओके, अब दूसरा जो इसमें पोर्शन है वो ये है कि स्वामी के पूंजी खाते को 200 रुपये मासिक की दर से वेतन के लिए क्रेडिट करना है। ये एंट्री आप में से जिन बच्चों ने अपना होमवर्क भेजा था वो उन्होंने सही किया हुआ है। इसकी एंट्री सिंपली क्या है? सैलरी टू ओनर डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। राइट? यस सर। ठीक है,
अब इनकी पोस्टिंग कैसे होगी? लेजर पोस्टिंग अगर आपको कंफ्यूज करे तो सिंपली पीछे के एग्जाम्पल देखिए, 1 से लेके 4 तक एग्जाम्पल जो आपने किए हैं उनमें लेजर पोस्टिंग जैसे हो रही है वैसे ही आपको यहाँ पर भी करनी है। जैसे डिप्रिसिएशन अकाउंट सबसे पहला, इसमें अगर लेजर पोस्टिंग की बात करें तो जिन बच्चों ने होमवर्क किया है वो लेजर पोस्टिंग ठीक किया है, बस खाली आपको सा पॉइंट में जो अलग अलग एंट्रीज आपने की है इसकी लेजर पोस्टिंग भी आपने अलग अलग कई बार की है ना, तो आपको वो एक बार करना है 31 दिसंबर को, उतना करेक्शन कर लीजिए और एक बार पीडीएफ फिर से भेज दीजिएगा। तो या उसी पेज का अलग से भेज दीजिएगा, बेहतर होगा कि पूरा पीडीएफ बना लीजिएगा 5 तक के क्वेश्चंस का, वो भेज दीजिएगा तो उसे ग्रुप में शेयर कर देंगे, बाकी सारे बच्चे देख लेंगे, समझ जाए। ठीक है, कैसे करना है ये बात आप अभी सोल्यूशन मिल जाएंगे, जो बच्चे कर चुके हैं वो करेक्शन करने के बाद मुझे भेजेंगे, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। लेकिन अभी अगर किसी को ये ना समझ में आ रहा हो कि क्यों करना है तो वो पूछ ले, कैसे करना मैं बता दूंगा, डोंट वरी, आप समझ जाएंगे सोल्यूशन देख के। जो कह रहा हूँ वो क्यों करना है, जैसे मैंने कहा कि ये एंट्री 3 नहीं होगी, ये एक ही एंट्री होगी, उसका रीजन समझ में आता है किसी को? क्या रीजन है, कौन बता सकेगा? सर आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? सर अब आ रही है। अच्छा, अभी तक जब वो बोल रहा था वो आ रही थी या शुरुआत से ही नहीं आ रही? सर शुरू से आ रही थी, बस बीच में चली गई थी थोड़ी देर। अच्छा, मुझे लगा कि सारी कथा सुना चुका तो आपने कहा कि शुरुआत से ही समझ में नहीं आया, हम तो सत्यनारायण की जय बोलने वाले थे चैप्टर में। ठीक है चलो, अभी मतलब 5वां सवाल समझ गए हो क्या करना है? यस सर। नहीं समझ में आया कुछ भी। अच्छा, मिताली कह रही नहीं आया समझ में। मिताली ऐसा है, कल की लाइव क्लास में आप थे क्या? कल नहीं थे शायद। अच्छा, कल वाला वीडियो आपने देख लिया है ध्यान से? मिताली, मिताली क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? कल का वीडियो देखा है आपने? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। मुझे अभी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मिताली, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप कल का एक बार वीडियो देख लीजिए, और अगर आपको नहीं समझ में आया है ये तो मैं इसे आपको अलग से समझा दूंगा, डोंट वरी। अभी फिलहाल हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक फर्म की हिसाब की पुस्तकें ईसवी संवत की अंतिम तिथि को बंद होती हैं। अब ये ईसवी या संवत की अंतिम तिथि क्या होती है पहले तो ये जानिए। तो इन्होंने आपको ज्यादा टेंशन भी नहीं रखा है, आगे बोल दिया है 31 दिसंबर 2019 को अंतिम खाता बनाते समय, यानी कि इनका ईसवी संवत जो भी है वह 31 दिसंबर है, ठीक है, नो डाउट। अब सवाल है 250 मैनेजर को दिसंबर 2019 के वेतन के देने को है। तो अगर किसी मैनेजर से आप कोई काम ले चुके हैं, मिताली आपको अभी आप जो कह रहे थे 5वां सवाल हम बता देंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए बिल्कुल, अभी आप छठे में आ जाइए खाली, ठीक है। 250 रुपए मैनेजर को दिसंबर 2019 के वेतन के देने हैं। तो ये मैनेजर की सेवाएं आप ले चुके होंगे और आपने अभी उसका वेतन नहीं दिया है, तो ये बेसिकली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एक एग्जांपल है, आपको उसी की एंट्री करनी है। तो आउटस्टैंडिंग मतलब अगर होता है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे ऊपर लायबिलिटी की तरह है, वह क्रेडिट होते हैं, और संबंधित व्यय खाता डेबिट होता है। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी, कोई बता सकता है? सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। हाँ, और मैनेजर को अगर थोड़ा इम्पोर्टेंट देना चाहें कि उसे लगे कि हम मैनेजर हैं, हम बाकी के कर्मचारियों से अलग हैं, तो आप एक नया खाता खोल लीजिए, सैलरी टू मैनेजर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी टू मैनेजर, ठीक है। तो वैसे सैलरी वाला आपका जो सोल्यूशन था वो ज्यादा अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, नए नए खाते नहीं बनाने पड़ेंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, और नरेशन में लिख दीजिए मैनेजर साहब का नाम सम्मान के साथ कि फॉर सैलरी टू मैनेजर इज आउटस्टैंडिंग एडजस्टेड, ठीक है, सैलरी टू मैनेजर यस सर। आउटस्टैंडिंग नाउ एडजस्टेड, ओके। बस इतनी एंट्री इसमें होनी है।
फिर इन्होंने ये कहा है कि यह भी लिखिए कि यदि ये प्रविष्टियां, लास्ट में देख लीजिए, कहा गया है कि विषय उपयुक्त विषयों से संबंधित उचित उचित जनरल प्रविष्टियां कीजिए, और ये लिखिए कि अगर ये प्रविष्टियां ना की जाएं तो 2018 के लाभ हानि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 2018 का लाभ हानि जो है वह इसमें मिसप्रिंट हो गया है, मुझे लगता है इसको 2019 कर लीजिए। एक सेकंड जरा, 31 दिसंबर 2019 को खाते बना रहे हैं, तो 2018 के लाभ से तो कोई लेना देना नहीं, यह 2019 करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में 2019 कर लीजिएगा करेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में बिल्कुल आखिरी लाइन में 2019 कर लीजिएगा। ठीक है, 31 दिसंबर 2019 को अगर आप ये एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो 2019 का ही लाभ प्रभावित हो सकता है, 18 का नहीं हो सकता। ओके, तो इसमें अगर आप ये 250 रुपए मैनेजर के आउटस्टैंडिंग नहीं करते हैं तो ये खर्चा जो है 250 से कम दिखेगा, और उसका परिणाम यह होगा कि 250 से लाभ ज्यादा दिखेगा। और जब आप ये एंट्री कर देंगे, मैनेजर की सैलरी डेबिट कर देंगे, सैलरी एक खर्चा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा, तो जितना भी एक्सेस आ रहा था डेबिट क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड हटाने के बाद वह 250 से और कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो अगर आप ये 250 रुपए अभी नहीं दिखाएंगे तो ये कम नहीं होगा, तो इसका प्रभाव ये रहेगा कि अगर आप ये समायोजना न करें तो लाभ जो होगा 2019 का वो 250 से ज्यादा दिखेगा। ठीक है, अगर ये कर लेंगे तो लाभ 2019 का 250 से कम हो जाएगा। इन्होंने ये कहा है कि यदि ये प्रविष्टियां ना की जाएं तो क्या होगा, तो आप लिखेंगे अगर ये प्रविष्टियां ना की जाएं तो लाभ जो होगा वो 250 से ज्यादा दिखेगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस कोई सर। भी खर्चा अगर दिखाना था, अगर आपने नहीं दिखाया है तो उसकी वजह से लाभ ज्यादा दिखेगा। ठीक है, तो वही है। चलो बा वाला समझाते हैं। बा वाला समझते हैं हम लोग। रुपये 600 1 अप्रैल 2019 को किराए के दिए गए। कब दिए गए हैं? 1 अप्रैल 2019 को, और ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2020 तक, यानी कुल मिलाकर के 1 साल का समय है। ये 600 रुपये आपने 1 साल के लिए दिए हैं, और आपके खाते क्लोज हो जाते हैं 31 दिसंबर को। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो 2020 के 3 महीने हैं, इनका किराया आपने एडवांस में दे दिया है। ये प्रीपेड एक्सपेंस का है। तो प्रीपेड का आप सवाल कर चुके हैं, पूरा एक सवाल ही था। आप बताएं क्या आप ये एंट्री करने की स्थिति में है? प्रीपेड यस रेंट, सर। इसमें 600 में से कितना प्रीपेड होगा, कितने महीने का? ये 12 महीने का है, तो 3 महीने का प्रीपेड होना चाहिए, है ना? बताइए कितना आएगा? 600 का 3/12, 3/12 यानी 1/4, यानी कि 150 रुपए। ठीक है, 4 से जब डिवाइड करेंगे 600 को तो कितना आ जाएगा? 150। ये 150 रुपए प्रीपेड है, इसके लिए क्या एंट्री होती है, कौन बता सकता है? सर प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट प्रीपेड अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। बिल्कुल सही बताया है, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होगी। अब सवाल ये है कि अगर आपने ये ना की होती, आपने जब ये कर दिया तो आपने इस 150 रुपए के खर्चे को कम कर दिया है। अगर आप ये एंट्री ना करते तो प्रभाव क्या पड़ता? आपका प्रभाव ये पड़ता कि 150 रुपए से ये एक्स्ट्रा दिखते किराए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, तो 150 रुपए से लाभ घट जाता अगर आप ये प्रविष्टि नहीं करते। ठीक है, क्योंकि आपने ये प्रविष्टि कर दी है तो किराया जो है वो 150 रुपए से घट गया है 31 दिसंबर को, तो अल्टीमेटली लाभ जो है 150 से बढ़ जाएगा अगर आप ये प्रविष्टि कर दें तो। और प्रविष्टि नहीं करेंगे तो लाभ जो है बेसिकली 150 से कम हो जाएगा। तो आप इसमें लिखेंगे क्या? ये एंट्री करने के बाद क्या लिखेंगे प्रभाव में कि बा वाली एंट्री अगर नहीं करेंगे तो किराया जो है वह 150 रुपए से ज्यादा दिखेगा, जिसकी वजह से लाभ 150 रुपए से कम हो जाएगा, या अगर हानि होगी तो 150 रुपए से बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है? सर बीच बीच में Yes, आपकी sir. वॉइस नहीं आती है सर। बीच बीच में जब आप ना सुन सर पाए तो थोड़ा मैं सा टोक धीरे दिया धीरे करें। बोलिए। थोड़ा सा धीरे धीरे बोले। जी सर। हाँ सर, बीच में कोई मतलब डॉगी के सर भौंकने की लिखने टाइप में में छूट आवाज आ रही जाता है। है सर। ये डॉगी किसके यहाँ पला हुआ है? कौन है डॉगी वाला? पला हुआ है या सर मेरे साइड से
सर हाँ, स्वीटी के पास से आ रही है। हाँ, तो स्वीटी वो ने फला अपनी, नहीं है, वो साइड पे है। अच्छा वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो तुम थोड़ा काम ये करो कि जब तक वो अपना काम कर रहा है तब तक अपने तुम माइक ऑफ कर लेना, ठीक है। अभी ठीक है, और जब वो अपना काम कर चुका हो तो तुम फिर से माइक ऑफ कर लेना। तो हम जो कह रहे थे, ए और बी की बताइए। ए और बी में आप जो है समझ पाए हैं कि करना क्या है, एंट्री करनी है उसका, एंट्री अगर नहीं होगी तो उसका प्रभाव बताना है, ठीक है। मैं फिर से बताऊं ऋचा? यस सर, बी वाला सर बता दीजिए। उसकी एंट्री तो समझ में आ गई, उसके बाद जो आपने बोला है वो नहीं समझ में आया थोड़ा। देखो 150 रुपए ये प्रीपेड के थे, जब आपने प्रीपेड की एंट्री कर दी है यस सर। तो उसका फर्क ये पड़ा है कि ये एंट्री होने की वजह से आपका जो किराया एक खर्चा था वो 150 से कम हो गया, आपने उसे क्रेडिट कर दिया ना, रेंट अकाउंट को क्रेडिट किया तो वो कम हो गया। तो जब वो कम यस हो सर। गया तो साल के आखिर में वो कम रकम ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगी, जिसकी वजह से यस सर। अगर आप ये एंट्री कर लें तो लाभ 150 से बढ़ जाएगा। क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि अगर ये एंट्री हम ना करें तो क्या फर्क पड़ेगा, तो अगर आप ये एंट्री नहीं करेंगे तो जो किराया है वह 150 रुपए से कम नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली पूरा का पूरा 600 जो है वो दिखा दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो 150 रुपए अभी इस साल का था ही नहीं, जो अगले साल का था वह भी दिख जाएगा 31 दिसंबर को ही। तो लाभ जो है वो अननेसेसरली 150 रुपए से घट जाएगा, ये ठीक है, क्लियर? यस सर। तो एक तो बात ये है जो आपने समझ ली है। अब इसके बाद जो है सा वाला है, 450 का एक बिल भवन की मरम्मत का देने को है, तो ये भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। कोई भी बिल जो है भवन की मरम्मत का देने को है, यानी रिपेयर से का एक्सपेंस है ये, ठीक है। और बेसिकली मरम्मत है तो इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे, तो रिपेयर्स में ही दिखाएंगे इसे, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स, ठीक है। और अगर ये आपने इसकी एंट्री नहीं की है तो ये 450 इस साल दिखाए नहीं जा सकेंगे, इसकी वजह से लाभ आपका 450 से बढ़ जाएगा, ठीक है भाई। अगर आप ये 450 की एंट्री ना करते, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स, ठीक है, तो क्या ये 450 आपके अकाउंटिंग बुक्स में डेबिट होते? अगर डेबिट ही नहीं होते तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डेबिट नहीं हो पाते। तो डेबिट साइड 450 से जो बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ेगा, तो इसका फल ये होगा, परिणाम ये होगा कि 450 से आपके लाभ जो होंगे वो बढ़ जाएंगे अगर आप ये एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह से 300 रुपए इन्वेस्टमेंट पर ब्याज के मिलने को है, एक्रूड इनकम है ये। तो एक्रूड इनकम जो होती है वो डेबिट होती है, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, यानी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर ब्याज है तो आप लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब ऐसा करने से क्या होगा कि अगर आप ये एंट्री नहीं करते हैं तो 300 रुपए का ये जो ब्याज आपको मिला है कि इसकी एंट्री ही नहीं होगी, तो ये 300 रुपए से आपका लाभ जो है वह कम हो जाएगा। और अगर आप ये एंट्री कर लेते हैं तो 300 रुपए से आपकी ये इनकम साइड में दिख जाएंगे, तो आपका लाभ बढ़ जाएगा। तो यहाँ प्रविष्टि नहीं हो तो क्या होगा, ऐसा कहा है, तो आप लिखेंगे कि 300 रुपए का जो एक्रूड या अर्जित ब्याज है इन्वेस्टमेंट पर, उसकी एंट्री अगर नहीं होगी तो ये 300 रुपए की इनकम इनकम साइड में नहीं दिखाई जा सकेगी, जिससे लाभ 300 रुपए से कम हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही? इसके बाद में आता है यस सर। या वाला पॉइंट, 250 बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज के देने को है। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट पर जो ब्याज होता है ये आपका खर्चा होता है, तो आप इसे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट या केवल इंटरेस्ट लिख लीजिए, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, सॉरी ब्याज देने को है ना, हाँ, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। नरेशन में लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एडजस्टेड। फिर से बोलूं एंट्री 250 वाली। जी सर। देखिए 250 रुपए बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज के देने को है, जिसका उल्लेख नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि बैंक से आपने कोई ओवरड्राफ्ट यानी कि ऋण लिया है, उस पर बैंक ने आप पर ब्याज चार्ज किया है, लेकिन अभी आपके खाते से वो पैसे काटे नहीं, ठीक है, या आपने उसे ब्याज अभी चुकाया नहीं, उसकी एंट्री भी आपने नहीं की है। तो आपको अभी इसकी एंट्री अगर करनी हो
जो भी ऋण आप लेते हैं उस पे जो ब्याज लगता है वो क्या होता है, आपके लिए खर्चा होता है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा, और ये चूंकि अभी देने को है यानी कि आउटस्टैंडिंग है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, ये 250 से एंट्री होगी। नरेशन में क्या लिखा जाएगा, इन फॉर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एडजस्टेड। ठीक है, अब चूंकि आपने इसकी एंट्री अभी नहीं की है, और अगर आप ये एंट्री नहीं करते हैं तो उसका फर्क क्या पड़ेगा, 250 रुपये आपका व्यय है जो नहीं दिखाया गया अभी बुक्स में, और ये एंट्री अगर आप नहीं करेंगे तो आपके व्यय जो है वो 250 से कम दिखाए जाएंगे। अगर व्यय 250 से कम दिखाए गए हैं तो लाभ 250 से बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर व्यय कम दिखाए जाए तो लाभ बढ़ जाएगा, अगर इनकम कम दिखाई जाए तो लाभ घट जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर प्रीपेड का केस है, अगर वे एक्स्ट्रा दिखाए गए हैं तो लाभ घट जाएगा एंट्री ना होने के स्थिति में, और इसी तरह से अगर इनकम एक्स्ट्रा दिखाई गई है तो आपका लाभ बढ़ जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है। अंतिम देख लेते हैं, रा वाली 300 रुपए बीमे की किस्त के अक्टूबर 2018 को दिए गए हैं। ठीक है, बीमा की एक किस्त रही होगी, ये अक्टूबर में दिया है 2018 में आपने, और 30 सितंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए है ये। ठीक है, हमारा जो खाता है वो 31 दिसंबर 2019 को बेसिकली खत्म हो रहा है, और इन्होंने ये जो दिया था ये कब दिया है, 1 अक्टूबर को इन्होंने दिया था 1 अक्टूबर ही मान लीजिए, 1 अक्टूबर को 2018 में दिया होगा, और ये 30 सितंबर 2019 को समाप्त हो गया। अब समझिए कि हमारा खाता, हमारा जो ईयर है वो तो 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होता है, और इन्होंने जो बीमा दिया था ये 30 सितंबर तक का ही था। इसका मतलब ये है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने का बीमा अभी अदत्त है, क्योंकि ये इन्होंने जो बीमा दिया था ये कब दिया था, अक्टूबर 2018 को, और ये चला कब तक, 30 सितंबर 2019 को, और 31 दिसंबर को आप देख रहे हैं कि उसके बाद में इन्होंने कुछ दिया है ऐसी कोई सूचना नहीं है, तो इनका बीमा कब तक चला, 30 सितंबर तक। तो 3 महीने का बीमा इनका अभी अदत्त है। क्या ये बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? सूचना केवल इतनी ही तो है कि 300 रुपए बीमे की इन्होंने किस्त 1 अक्टूबर को जो दी होगी, अक्टूबर में 2018 में, तो जाहिर सी बात है अक्टूबर से लेकर के 12 महीने तक चली है, और 30 सितंबर तक इन्होंने सूचित भी कर दिया है कि 30 सितंबर तक चली है। तो 30 सितंबर के बाद का भी तो बीमा की किस्त बनेगी, वो 31 दिसंबर तक उसकी कोई सूचना नहीं कि इन्होंने दिया है। वो 3 महीने का जो बीमे की किस्त होगा वह अदत्त है। बीमे के साथ हमेशा ज्यादातर प्रीपेड दिखता है, लेकिन ये पहला सवाल है जहाँ पर बीमे की किस्त के साथ अदत्त का, आउटस्टैंडिंग का एक्सपेंस का केस है। तो इसमें आपको 3 महीने का अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। 1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर के 12 महीने का पूरा टाइम होता है, और उसके लिए आपने केवल 300 रुपए दिए हैं, तो जाहिर सी बात है ये 12 महीने का 300 रुपए है ना। तो अगर आपको 3 महीने का आदत है, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो आप 300 रुपए, ये 12 महीने का है, तो आप इसका 3/12 कर लीजिए, तो पता चल जाएगा कि 3 महीने के लिए कितना बीमा होना चाहिए, है ना। 300 का अगर 1/12 करेंगे तो मासिक निकल के आ जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, अगर आप इसे करेंगे तो ये 25 रुपए हो जाएगा, और 3 महीने का निकालना तो कितना हो जाएगा, 75 रुपए। तो ये 75 रुपए 75। आउटस्टैंडिंग बीमा है सिंपली। एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक है, फॉर 3 months आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस इंस्टॉलमेंट एडजस्टेड। सिंपली बोले, कुछ छूट गया हो ऋचा तो फिर से बोलें, बताओ। अभी धीरे धीरे बोलने की कोशिश की थोड़ा, लेकिन कहोगे तो फिर जी से सर, और थोड़ा धीरे सा फिर से बोल दीजिए सर। थोड़ा सा और बोले। अच्छा, तुम दोनों कानों में जी सर, हेडफोन एक लगा बार लो। बोल दीजिए। ठीक है, एक कान से सुन रही हो, दोनों कानों में हेडफोन लगा तो ज्यादा सर समझ एक में चल आएगा। नहीं रहा है सर। तुम दिख नहीं रहे हो, मैं ऐसे बोल रहे हो। चलो खैर, मैंने सिर्फ इतना बताया बेटा कि आपने 300 रुपए 1 साल की ड्यूरेशन के लिए दिए हैं, 30 सितंबर तक ये चला है। ठीक है, उसके बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का बीमे की इंस्टॉलमेंट आपने दी है या नहीं दी है, इसकी कोई जो है सूचना नहीं है। इसका मतलब है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का बीमा अभी आपने चुकाया नहीं।
और इस सुविधा का लाभ आप उठा चुके होंगे। ओके, तो इसलिए यहाँ पे Yes. एंट्री जो की जाएगी वो आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस की जाएगी 3 महीने के लिए। 300 रुपए 12 महीने के हैं, अगर आप इसे 12 से डिवाइड करोगे तो 25 रुपए मासिक आएगा बीमा का खर्चा, और 3 महीने का अगर आप आउटस्टैंडिंग का निकालेंगे तो 25 गुणे 3 यानी कि 75। तो 75 75 बीमे का आदत्त है, उसी की एंट्री होगी। आदत्त की एंट्री क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, बताइए क्या होगी। संबंधित खाता डेबिट करते हैं और आउटस्टैंडिंग खाता जी। क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस। हाँ, और कितने से होगा? 75 से, क्योंकि 312 महीने का है और 75। 3 महीने का ब्याज आपका, सॉरी 3 महीने का इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है वह नहीं दिए गए हैं। और वो समय कब से कब तक का है? सितंबर तक का तो है, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि खाते आप 31 दिसंबर को बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये Yes, sir. छठा सवाल जो है ये करना है आपको। 5 और 6, केवल छठा सवाल आज के होमवर्क में। इसके आगे अगर आप दिमाग लगा सकें तो लगा लीजिए। 7वें सवाल में दिमाग लगाना है। एंट्रीज तो बहुत आसान है, लेकिन लाभ हानि खाते और चिट्ठे में यथास्थान दिखाइए, इसमें साफ साफ कह देते हैं। तो आज आपका काम यह है कि आप इसकी जनरल एंट्री कर लीजिए, इसे लाभ हानि खाते में और चिट्ठे में। जी सर 6 का जो रा वाला है सर, इसका लाभ हानि खाते पे प्रभाव क्या पड़ेगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री अगर ना हो तो क्या प्रभाव पड़ता है, सोचो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो 3 महीने का था 75 लाभ रुपए, वो बढ़ आपने दिखाया नहीं जाएगा। उस साल, तो उससे क्या होगा? लाभ आपका 75 रुपए से बढ़ जाएगा। कोई भी अगर आउटस्टैंडिंग लाभ बढ़ एक्सपेंस जाएगा। दिखाया नहीं जा सका हो तो उससे लाभ बढ़ जाता है, ठीक है। कोई भी व्यय अगर उस साल ना दिखाया जा सके तो लाभ बढ़ जाए, कोई भी व्यय अगर ज्यादा दिखा दिया जाए तो लाभ घट जाएगा, ठीक है। प्रीपेड ज्यादा दिखाने का केस है, आउटस्टैंडिंग कम दिखाने का केस होता है, ठीक है। नहीं समझ आया? सर समझ आ गया। 7वें वाले में मैं ये कह रहा था, जनरल एंट्रीज कर लीजिए। अंतिम रहतिया लिखा है 10,000, तो अंतिम रहतिया की आपको केवल ओपनिंग एंट्री करनी होती है, इसमें आपको कुछ अलग से करना नहीं होगा। इसे कहाँ दिखाते हैं ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कहाँ दिखाते हैं उसके लिए आपको केवल बस जो है अभी छोड़ देना। अंतिम रहतिया की आपको जो ओपनिंग एंट्री होती है वो बेसिकली ऐसे होती है कि जो एक्सपेंसेस जो मतलब डेबिट बैलेंसेस होते हैं उन्हें डेबिट किया जाता है, जो क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं उन्हें क्रेडिट किया जाता है, फाइनली ओपनिंग एंट्री हो जाती है। तो अंतिम रहती है कि आप यहाँ पे अभी कोई एंट्री नहीं कर पाएंगे, आप इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। 500 रुपए मजदूरी के देने शेष है, ये आउटस्टैंडिंग है। वेतन देने शेष है, आउटस्टैंडिंग है। बीमे के अग्रिम दिए हैं, ये क्या है? प्रीपेड है। और भवन पर डिप्रिसिएशन लगाना, ये सब आप पढ़ चुके हैं। इन्हें व्यापार खाते या लाभ हानि खाते में दिखाएंगे कैसे, ये आपको कल बता देंगे, ठीक है। अदत्त वेतन, पूर्दत्त किराया, पूंजी पर ब्याज, फर्नीचर पर 10% की समायोजनाएं करते हुए काल्पनिक आंकड़ों से व्यापारिक लाभ हानि खाता आर्थिक चिट्ठा बनाइए, ये कहा गया। इसे छोड़ दीजिए, कल बताएंगे। ये कुछ नोट्स आपको लिखने हैं। इनके नोट्स अगर आपने जनरल नोट्स नहीं बनाए हैं पूर्वदत्त, या इनके अगर नोट्स अभी तक नहीं आपने बनाए हैं थ्योरी के, तो आप क्वेश्चन नंबर 9 का थ्योरी का कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा इस चैप्टर में थ्योरी का, ठीक है। और अगर आपने नोट्स ऑलरेडी बना रखे हैं कि अनुपार्जित आय वगैरह क्या होती है, तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को फिर छोड़ सकते हैं। अगर थ्योरी नोट्स आप साथ साथ बनाते चले हैं तो आप इसे मत करिए। अगर आपने थ्योरी नोट्स अभी तक नहीं बनाए हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है। आज का काम केवल इतना, ठीक है। जी ओके, सर। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करिए, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 की केवल जनरल एंट्रीज कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 9 में थ्योरी आप इसलिए बनाइए कि अगर आपने अभी तक कोई थ्योरी नोट्स इस चैप्टर में नहीं बनाया, अगर आप थ्योरी अभी तक लिखते रहे तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। जब जब जो जो टॉपिक आपको बताया जाए बस खाली उसको थ्योरी में लिख लीजिएगा, तो फिर नवा नहीं करेंगे। अगर अभी तक कोई थ्योरी नोट्स नहीं बनाए हैं तो ये सारे नोट्स आपको बनाने हैं, चैप्टर से देख करके अच्छे से इनके उत्तर लिख लीजिए कि ये क्या होता है। केवल अर्थ लिखना है और उनका प्रभाव भी लिखना होगा, उनकी एंट्री क्या होती है ये भी लिखना होगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों, क्लास यहाँ पर पूरी होती है। आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीनशॉट जल्दी से ऑन कीजिए सभी लोग फटाफट।
आई मीन कैमरा ऑन कर लीजिए स्क्रीनशॉट के लिए। Okay, thank you so much.